द कोल्ड वॉर इरा एंड नॉन अलाइनमेंट। तो एक बार हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मतलब क्यूबा एक कंट्री है, उसमें मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कोल्ड वॉर, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कोल्ड वॉर, वो एक हाईएस्ट पीक पॉइंट था कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर क्या है, मतलब दो सुपर पावर्स के बीच में वॉर होना, मतलब सिम्टम्स थे वॉर होने के लेकिन वॉर शांत हो गया, कूल हो गया, दैट इज कोल्ड वॉर। मतलब वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, वो कोल्ड ही रह गया, दैट इज नोन एज कोल्ड वॉर। देन द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब यूएसएसआर और जो यूएसए है वो सुपर पावर्स बन गई। तो वो दो उनका एमरजेंस पढ़ेंगे कि वो सुपर पावर कैसे बन गई। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स यूएसएसआर एंड यूएसए। देन एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर किनके बीच में हुआ था, उन्हीं टू सुपर पावर्स के बीच में हुआ था। और एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर में हम ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में कोल्ड वॉर हुआ, मतलब कोल्ड वॉर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स में हुआ, वर्ल्ड के एरियाज पढ़ेंगे। देन चैलेंजेस ऑफ बायोपोलैरिटी। तो चैलेंजेस ऑफ बायोपोलैरिटी, बायोपोलैरिटी मीन्स कि जो वर्ल्ड है वो टू पोलर्स में डिवाइड हो जाना। आपको पता ही है, एक यूएसएसआर की तरफ, एक यूएसए की तरफ। तो चैलेंज क्या था बायोपोलैरिटी के लिए, नैम। नैम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब जो किसी के साथ नहीं होना चाहते थे, ना यूएसएसआर के साथ होना चाहते थे ना यूएसए के साथ होना चाहते थे, वो एक अपना अलग ही रहना चाहते थे। तो वो एक चैलेंज था बायोपोलैरिटी को, ठीक है। देन नैम इंट्रोड्यूस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो नैम की कंट्रीज थी उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड की, मतलब वो ये चाहते थे कि उन्होंने नैम बनाया और फिर देन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। एंड एट लास्ट इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर में, और जो हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, क्या वो सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो ये जो एंटायर चैप्टर है ये बैकड्रॉप है पूरी बुक का। हमने पढ़ा ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इस बुक का नाम, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो कोल्ड वॉर का एंड हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक कंटेम्प्रेरी इरा की शुरुआत हुई, कि मतलब उस टाइम वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू होगी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। सबसे पहले तो क्यूबा क्या था, तो क्यूबा के कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये पढ़ लेते हैं। क्यूबा स्मॉल आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस। स्मॉल आइलैंड नेशन था एक क्यूबा, दैट इज ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस, मतलब यूएस का जो कोस्ट है ना उसमें था। यूएस ऊपर है, मतलब यहाँ पे यूएस है, और यहाँ पे जो कोस्ट है वहाँ पे था स्मॉल आइलैंड नेशन। तो स्मॉल आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएस, मतलब यूएस के ऑफ कोस्ट में था क्यूबा, स्मॉल आइलैंड नेशन। बट दिस इज एन अलाई ऑफ यूएसएसआर। किसके पास था, यूएसए के पास था, लेकिन अलाई किसका था, यूएसएसआर का। मतलब ये यूएसएसआर की स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, दैट इज कम्युनिस्ट रूल। कम्युनिस्ट रूल मतलब जिसमें सब कुछ पब्लिक आउंड होता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होता है सारा कंट्रोल, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती है। तो कम्युनिस्ट रूल था क्यूबा, ठीक है। उसके बाद अब कुछ मतलब पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे यूएस प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम, जॉन एफ कैनेडी या नीडी जो भी बोलते हैं, जॉन एफ नीडी। देन क्यूबा प्रेसिडेंट, क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन थे, फिडेल कास्ट्रो। एंड लीडर ऑफ यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। तो 1961 अप्रैल में जो लीडर थी यूएसएसआर की निकिता क्रुश्चेव, उनको यूँ डर लगने लगा कि कहीं जो यूएसए है वो इस पर अटैक ना कर दे क्यूबा पे, और क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है उसको ओवरथ्रो ना कर दे, क्योंकि यूएसए के नीचे था। तो यूएसएसआर के लीडर को निकिता क्रुश्चेव को ये डर लगने लगा कि जो क्यूबा जो यूएस के प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी,
वो क्यूबा पे अटैक ना कर दे और उनके जो प्रेसिडेंट है उनको ओवरथ्रो ना कर दे। वो इनको ये डर लग रहा था। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो क्यूबा है ना उसको रशियन बेस में कन्वर्ट कर देती हूँ। मतलब जो क्यूबा है उसके अंदर मिसाइल्स वगैरह रख देती हूँ तो वो रशियन बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन 1962 में उन्होंने क्या किया कि क्यूबा में अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर दी। मतलब वहाँ मिसाइल्स रखवा दी ऐसे। यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे क्यूबा है, ये कोस्ट है, यहाँ पे उन्होंने मिसाइल्स रखवा दी कि अगर यूएस ट्राई करता है कि अगर बाई चांस वो ट्राई करे कि मैं फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो कर दूँ, बाई चांस मतलब जॉन एफ केनेडी ट्राई करे कि मैं फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो कर दूँ, तो एटलीस्ट क्यूबा के पास मिसाइल्स हैं, वो धमकी वगैरह दे सकता है कि मैं मिसाइल्स लॉन्च कर दूंगा। ये सब था सिस्टम, ठीक है। आफ्टर 3 वीक्स के बाद जब उन्होंने मिसाइल लॉन्च की 1962 में, उनके 3 वीक्स के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जॉन एफ केनेडी, उनको पता चल जाता है कि जो निकिता खुशरेव है उन्होंने यहाँ पे मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा खतरा है। देखो मिसाइल्स हैं जो अगर एक भी छोड़ देना, पता है कि जापान में क्या हुआ था जब यूएस ने मिसाइल्स छोड़ी थी हिरोशिमा एंड नागासाकी में, वहाँ पे अभी तक भी डिसेबल्ड बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ही, तो उनको पता था कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने हार्मफुल हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा खतरा था यूएस टेरिटरी को कि मतलब जितना नुकसान जापान में हुआ था उससे डबल नुकसान यूएस को होता अगर ये मिसाइल्स ये लॉन्च कर देते। मतलब अगर इनके बीच में वॉर हो जाता तो बहुत ज़्यादा खतरा होता। तो ये जो यूएस है इसको डर भी लग रहा था, लेकिन और ये मतलब डर भी लग रहा था एक तरह से कि मिसाइल्स लॉन्च ना कर दे, और एक तरफ से ये भी था कि मुझे ये मिसाइल्स हटवानी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये फुल स्केल वॉर नहीं करना चाहते थे। दे डोंट वांट अ फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर। ये नहीं चाहते थे कि फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो, लेकिन ये डिटरमाइंड थे कि भाई यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल्स हटानी पड़ेंगी निकिता खुशरेव को। जो क्यूबा आइलैंड है उसके ऊपर से जो मिसाइल्स रखवाई है निकिता खुशरेव ने वो हटानी ही पड़ेगी उनको। तो उन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन वारशिप्स हैं, जैसे यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे क्यूबा है और ये जो कोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे यूएसएसआर है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ से जो वॉरशिप्स आ रही थी यहाँ पे मिसाइल्स लगवाने के लिए, तो जो यूएस है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो जॉन एफ केनेडी, उन्होंने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर दिया कि जो भी शिप्स यूएसएसआर की तरफ से यहाँ आ रही है उनको डिस्ट्रक्ट कर दो। डिस्ट्रक्ट क्यों करना, एज अ वार्निंग कि भाई यहाँ पे मिसाइल्स मत रखवाओ, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने क्या ऑर्डर दिया कि जो भी अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर दिया कि जो भी शिप्स यहाँ आ रही हैं मिसाइल्स वाली उनको डिस्ट्रक्ट कर दो, उनको यहाँ आने मत दो, डिस्ट्रक्ट कर दो। तो एज अ वार्निंग कि मैं फुल स्केल वॉर नहीं चाहता। अगर फुल स्केल वॉर चाहता तो वो भी तो न्यूक्लियर, उनके पास भी तो न्यूक्लियर वेपन्स है यूएस के पास, लेकिन उनको पता था न्यूक्लियर वेपन छोड़ने से क्या होगा, मतलब सारे कंट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, एट अ वेरी एक्सट्रीम लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो जाता भाई अगर दोनों न्यूक्लियर वार हो जाता दोनों में। तो वो वॉर तो करना चाहते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता था, लेकिन वो चाहते थे कि मिसाइल्स हट जाए। तो मिसाइल्स हटाने के लिए उन्होंने जो यहाँ से शिप्स आई थी उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया एज अ वार्निंग, ठीक है। तो ये जो क्लैश हुआ क्यूबा में मिसाइल क्राइसिस, दिस क्लैश इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। और फॉर एग्जांपल अगर यूएसएसआर को गुस्सा आ जाता तो शायद न्यूक्लियर वॉर भी हो जाता। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट जब दिस इज नोन एज कोल्ड वार, मतलब बिल्कुल क्लैश का एक हाई पॉइंट टाइम था कि अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो कोल्ड वार की जगह हॉट वार हो जाता। तो दिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ कोल्ड वार, और यहाँ से कोल्ड वॉर बिगन होता है। मतलब फर्स्ट कोल्ड वॉर का फर्स्ट क्राइसिस कौन सा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जब ऐसा सब हो रहा था तो जो वर्ल्ड में और अदर कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जापान में हिरोशिमा एंड नागासाकी में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और सारे मतलब यूँ लग रहे थे अब तो न्यूक्लियर वार होगा। लेकिन बाई चांस यूएसएसआर और यूएसए एंड यूएसएसआर ने ये नहीं होने दिया, क्योंकि दोनों ही समझदार कंट्रीज़ हैं, आगे उन्होंने वर्ल्ड पे रूल करना है।
तो उनको पता है कि सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो हम किस पे रूल करेंगे। तो उन्होंने ये सारा मैटर हैंडल कर लिया। यूएसएसआर की जो शिप्स है वो वापस जाने लगी और यहाँ से मिसाइल्स हटा ली गई। ठीक है, तो दिस इज नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as Cold War. So, Cold War is a competition, tension, and a series of confrontations between USA and USSR backed by their respective allies. तो कोल्ड वार क्या था? कंपटीशन, टेंशन और कॉन्फ्रंटेशन की सीरीज चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, और उनके जो रिस्पेक्टिव अलाइज हैं वो उनको हेल्प कर रहे थे मतलब इन सब चीज़ों में। देन सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कोल्ड वॉर है नेवर टर्न इनटू अ हॉट वॉर। मतलब कोल्ड वॉर था लेकिन ये कभी भी हॉट वॉर में टर्न नहीं हुआ। हॉट वॉर मीन्स फुल स्केल वॉर, मतलब एक टाइप का वर्ल्ड वॉर 3 जो कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कंट्री समझदार थी। अगर दोनों वर्ल्ड मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह छोड़ देते तो पूरा वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाता, तो फिर वो राज किस पे करते, मतलब वो अपनी सुपर पावर जो अपनी पावर्स है वो किस पे शो करते। सो दोनों ही समझदार थे, दोनों ने मतलब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने दिया। नेक्स्ट इज, तो रियल प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ये सिर्फ मिलिट्री अलायंस के लिए कन्फ्लिक्ट नहीं है या फिर बैलेंस ऑफ पावर के लिए कन्फ्लिक्ट नहीं है, मतलब ये सिर्फ पावर के लिए लड़ाई नहीं हो रही इनकी। द रियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 कंट्रीज इज बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था ये, मतलब आइडियोलॉजी मेन रीज़न थी जिनके वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था। सो आइडियोलॉजी मतलब वो ये कह रहे थे कि जो यूएसए है, देखो यहाँ पर आती हूँ, वेस्टर्न अलायंस मतलब वेस्ट वाला पार्ट, यूएस वाला पार्ट। वेस्टर्न अलायंस मतलब यूएसए और उसकी जो अलाइज हैं, दिस इज नोन एज वेस्टर्न अलायंस। तो हेडेड बाय यूएस वेस्टर्न अलायंस है, वो कौन हेड कर रहा था? यूएस। और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी तो हो लेकिन वो खुली हो, मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल ना होना, लिबरल होना, छूट देना। एंड देन कैपिटलिज्म मतलब सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है ना, जिसमें जो इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। तो जो यूएसए है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। देन आता है ईस्टर्न अलायंस मीन्स यूएसएसआर, ईस्ट साइड वाला अलायंस मतलब यूएसएसआर वाला, यहाँ पे वेस्ट साइड वाला यूएस वाला। जैसे ये हमारा वर्ड है, यहाँ पे अमेरिका और सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, ये वर्ड है यहाँ पे अमेरिका और यहाँ पे यूएसएसआर मतलब रशिया वाला, ये सोवियत यूनियन, और ये तो ये वेस्टर्न अलायंस, ये ईस्टर्न अलायंस। ठीक है, तो ईस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएसएसआर था और उसकी कुछ अलाइज थे। देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म मीन्स मतलब जिस इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रोल किसका हो? गवर्नमेंट सेक्टर का, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इतनी छूट ना देना। तो वेस्टर्न अलायंस क्या कहता था कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, देन ईस्टर्न अलायंस क्या कहता था कि हमारी आइडियोलॉजी अच्छी है, मतलब ये अपनी आइडियोलॉजी बेस्ट दिखाना चाहते थे और इसके लिए इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता था। अब दोनों ये कहते थे, वेस्टर्न अलायंस कहता था कि हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड इनटू अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वे। तो वो कहता था कि चाहे पॉलिटिकल स्फीयर हो, चाहे इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे सोशल स्फीयर हो, हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है वर्ल्ड को रूल करने के लिए। लेकिन ईस्टर्न अलायंस कहता था नहीं भाई, गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छे से रूल कर सकती है। तो दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट रहता था और पावर का तो कन्फ्लिक्ट था ही कि हम रूल करेंगे। तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था, मिलिट्री अलायंस एंड क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कोल्ड वार। सो अभी हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ लिया कि वो एक हाई पॉइंट था जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो कोल्ड वार क्या है, मतलब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से जो कोल्ड वार है वो हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुआ, कोल्ड वार ही रह गया। तो इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहले एक बेसिक प्रोवाइड कर देती हूँ कि 2 सुपर पावर्स एमर्ज कैसे हुई वर्ल्ड में। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 में।
तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन फिर दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 के बीच में। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें टू साइड्स थी, अलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन कौन था? यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और एक्सिस पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, इटली एंड जापान। तो यहाँ तीन थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, और यहाँ पे थे यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इसमें जो एक्सिस पावर्स हैं वो हार गई थी और अलाइड पावर्स वॉर विन कर गई थी। और अब ये देखो कि जब ये वॉर हुआ एक्सिस पावर हार गई, मतलब ये वाली पावर्स तो सारी हार गई। उसके बाद अलाइड फोर्सेस में बचे यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इनमें से जो ये दो कंट्रीज थी ना, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पे ये इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे बना रखी थी, वैसे ही फ्रांस ने कहीं और कंट्रीज़ पे कॉलोनीज बना रखी थी। तो इस 1945 के आसपास ये सारी कॉलोनीज फ्री हो चुकी थी इनके रूल से। तो इनकी इकोनॉमी भी डाउन होती जा रही थी, वॉर में भी इनका पैसा लगा ही था, और ये तो हार गई थी, इन सभी की इकोनॉमी तो डाउन हो ही चुकी थी। और जापान में, और ये वॉर ख़त्म कैसे हुआ? जो यूएस है उसने जापान पे बॉम्ब गिराए थे। हिरोशिमा एंड नागासाकी कंट्रीज थी, उनके ऊपर बॉम्ब्स गिरा दिए थे यूएसए ने अगस्त 1945 में। बॉम्ब्स गिरा दिए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी पे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब से। उसकी वजह से, जिनकी वजह से आज भी वहाँ पे जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो पैदा होते हैं। तो मतलब वो सब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब जो बॉम्ब्स गिराए यूएस ने इस पे जापान पे, तो उसकी वजह से वॉर तो एंड हो गया और इनकी इकोनॉमी तो डाउन चली रही थी, तो ये दो सुपर पावर्स बन गई। लेकिन अब जब यूएसए ने बॉम्ब गिराया तो उसके ऊपर कुछ क्रिटिक्स होंगे और कुछ सपोर्टर्स होंगे, वो पढ़ लेते हैं पहले। क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स मतलब जो अपोज कर रहे थे कि यूएसए ने अच्छा नहीं किया जापान पे बॉम्ब गिरा के। सबसे पहले बोलते हैं अननेसेसरी। वो बोलते हैं कि मतलब जो उन्होंने बॉम्ब गिराया ना वो नेसेसरी था ही नहीं। मतलब वो ये कह रहे थे कि यूएसए को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने बॉम्ब गिरा दिए। तो ये एक अननेसेसरी थिंग थी कि भाई बॉम्ब गिराना ही नहीं चाहिए था। सेकंड, ये कह रहे हैं क्रिटिक्स टू स्टॉप यूएसएसआर। कईयों का कहना ये है कि जो यूएसए है ना, वो यूएसएसआर को अपनी पावर दिखाना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा के। मतलब अब यूएसएसआर ही उसका क्या बोलते हैं कंपटीटर बच गया था, तो उसको अपनी पावर दिखाना चाहता था कि वो पॉलिटिकल स्फेयर और सोशल स्फेयर, मतलब इकोनॉमिक स्फेयर में उससे अच्छा है। ठीक है। उसके बाद सपोर्टर्स क्या कहते हैं कि ये नेसेसरी था जापान पे बॉम्ब गिराना, ताकि जो आगे हैं मतलब लाइफ्स वगैरह जा रही थी सोल्जर्स वगैरह की लड़ाई में, तो ये नेसेसरी था कि वॉर को जल्दी से एंड करने के लिए बॉम्ब गिराने ज़रूरी थे। तो लेकिन जो बॉम्ब में डिस्ट्रक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा था कंपैरिजन टू वॉर में। तो बॉम्ब गिराना मेरे अकॉर्डिंग टू मी सही नहीं था, मैं क्रिटिसाइज़ करूँगी। देन रिमेन टू सुपर पावर्स। अब आपको पता है ये टीम तो पूरी इकोनॉमिकली वीक हो चुकी थी, और ये दोनों कॉलोनीज ये भी वीक हो चुकी थी क्योंकि इनकी कॉलोनी खत्म हो गई थी। फिर बचा यूएस एंड यूएसएसआर। तो रिमेन टू सुपर पावर्स, दो सुपर पावर्स बच गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये तो कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? मतलब दोनों कंट्रीज़ को ये पता था कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करते हैं तो इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो सकता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। देन डिस्ट्रक्शन, हाँ कि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी। नो पॉलिटिकल गेन्स, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी कि जब वर्ल्ड ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो कोई पॉलिटिकली गेन ही नहीं होगा। मतलब वो जो पावर अपनी शो करना चाहते हैं, अगर वर्ल्ड ही नहीं बचेगा तो वो किसके ऊपर पावर दिखाएंगे अपनी? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। देन आता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस।
एक है लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जिसकी वजह से कोल्ड वार हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुआ और वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट होने से बच गया। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर विनर। अगर दोनों साइड की जो पार्टीज़ हैं, मतलब पावर्स हैं, वो अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करती हैं तो मतलब सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा पता करना कि विनर कौन है। कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स ये इधर वाली साइड न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेगी तो रिवेंज में इधर वाली साइड भी छोड़ेगी, तो मतलब पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड ज़्यादा पावरफुल है? तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी साइड विन हुई है। देन डिसेबल न्यूक्लियर वेपन्स। अगर चलो ये तो हुई लड़ाई की बात, अगर एक कंट्री ट्राई करे कि मैं दूसरी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो फिर भी कुछ न्यूक्लियर वेपन्स दूसरी कंट्री के पास बच जाते हैं जो बहुत हैं दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पावर है वो सेकंड पावर की न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है और इसको पता चल जाता है, तो ये क्या करेगी? रिवेंज में न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकती है। कुछ तो 1 2 3 तो बचे होंगे और वो सफिशेंट है उसकी कंट्री को डिस्ट्रक्ट करने के लिए। देन आता है नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वार। देखो सभी को पता है न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने में रिस्क है, तो दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि मैं वॉर इनिशिएट करूं। क्या पता दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, मतलब अगर ये वाला छोड़ेगा तो उसको ये पता है ना कि दूसरा वाला भी मेरे ऊपर छोड़ेगा ही, तो उसकी खुद की कंट्री तो बचेगी नहीं। तो मतलब दोनों में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इनिशिएट वार, दोनों साइड डिस्ट्रक्शन बहुत लार्ज अमाउंट पे होगा। तो दिस इज़ लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जिसकी वजह से जो कोल्ड वार है वो हॉट वार में कन्वर्ट नहीं हुआ। मतलब वॉर्स हुए बहुत सारे रीजनल लेवल पे, लेकिन एक ग्लोबल वॉर नहीं हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। देन मिलिट्री फीचर, इस कोल्ड वॉर का एक मिलिट्री फीचर है बिहेव रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। मतलब जो ये दोनों सुपर पावर्स हैं ना, यूएस एंड यूएसएसआर, दे बिहेव रेशनली एंड रिस्पॉन्सिबली। मतलब उन्होंने कैसे बिहेव किया? रेशनली एंड रिस्पॉन्सिबली। मतलब उन्होंने जो बाकी वर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्राई किया कि हम वॉर को इनिशिएट ना करें ताकि बाकी दुनिया बच जाए। मतलब उन रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव किया, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस कंट्री पे रूल करना है तो कंट्री बची भी होनी चाहिए रूल करने के लिए। सो मैनेज ह्यूमन सर्वाइवल। तो दिस 3-4 फैक्टर्स हैं: डिस्ट्रक्शन, नो पॉलिटिकल गेन्स, लॉजिक ऑफ डिटरेंस एंड रेशनली एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर मैनेज्ड ह्यूमन सर्वाइवल। तो वर्ल्ड वार 3 एट द लास्ट नहीं हुआ और क्या बोलते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो बच गई डिस्ट्रक्ट होने से। सो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में पढ़ेंगे।